जी, आप सभी को प्रणाम। पुरुषोत्तम भी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही आवाज आ रही आवाज आ रही बढ़िया। है ना? ठीक। हाँ जी जी जी। जी, युग निर्माण योजना में शिक्षकों की भागीदारी आज की इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित परम आदरणीय प्रांतीय संयोजक युवा प्रकोष्ठ राठौर भैया जी, हमारे बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं आदरणीय पुरुषोत्तम भैया जी, कुंती दीदी जी, जितने भी हमारे जिला प्रतिनिधि हैं और जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं जो आज अलग अलग जिला से यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है और जिस योजना के अंतर्गत अभी हम सब बात कर रहे हैं उसका नाम है युग निर्माण योजना। युग निर्माण योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। धरती पर नए सिरे से पुनः इतिहास लिखा जा रहा है और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसका जो नींव रखा गया था, ये 5 तारीख को राजीव त्रिवेणी संगम वहां पर बैठ करके इस कार्यक्रम का योजना बनाया गया था और उस योजना में भी ज्यादा लोग नहीं थे, 3-4 लोग ही हम लोग बैठे थे कि सोचे कि जैसे भैया ने भी कहा, अध्यापक हैं युग के निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो क्यों ना गायत्री परिवार में इतने सारे अध्यापक हैं, इतने सारे शिक्षक हैं, ये सभी शिक्षक युग निर्माण योजना जैसे महत्वपूर्ण दैवीय योजना में अपने आप को लगा दे तो युग परिवर्तन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। क्योंकि एक शिक्षक जो है, शिक्षक की बातें प्राय प्राय सभी लोग मानते हैं, शिक्षक का सम्मान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और ऐसे समय पर यदि हम जो भी काम करेंगे उनका इतिहास लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है। तो भाइयों बहनों, हम युग निर्माण योजना के लिए क्या कर सकते हैं? आप सभी अपने अपने विषय में दक्ष हैं, पारंगत हैं, फिर भी जिस हिसाब से आज हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों का जो चारित्रिक पतन जो हमको दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शाला के हो, माध्यमिक शाला के हो, हाई स्कूल के हो, हायर सेकेंडरी स्कूल के हो, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, आज आज किस तरह से बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। आज अति आवश्यक हो गया है नैतिक शिक्षा देने की, बच्चों को सही रास्ते पर लाने की अति आवश्यक हो गया। बच्चे जो है, क्योंकि जो भी धार्मिक आयोजन होता है, बच्चे ये समझते हैं ये धार्मिक आयोजन हमारे लिए नहीं है, ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए है, इसलिए ऐसे धार्मिक आयोजन में वो शामिल नहीं होते। कोई भी यज्ञ कर्म, यज्ञ जो वातावरण है उसमें वो लोग नहीं आते, क्योंकि उसके दिमाग में ये बसा हुआ है ये बड़े बुजुर्गों का कार्यक्रम है। और उसमें नहीं आने के कारण बहुत सारे जो नैतिकतापूर्ण बातें हैं उनको नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। और यदि कोई उनको प्रेरित भी करे कि बेटा ये सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए, लेकिन वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब उन युवाओं को, उन बच्चों को हम कैसे समझाएं, उसका माध्यम क्या हो सकता है? तो सबसे पहला माध्यम, जैसे कि राठौर भैया बोल रहे थे कि एक शिक्षक की बात को बच्चा मानता है। मान लो यदि कोई सवाल आप बनाए हैं, एक शिक्षक बनाता है बच्चों के लिए, तो बच्चा उसी विधि को याद रखता है। यदि उनके पिताजी भी, यदि उनके माताजी भी यदि शिक्षक हैं और यदि कोई दूसरा विधि से उस बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा मानने वाला नहीं है, वो शिक्षक की बात को स्वीकार करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। तो ऐसे समय पर यदि एक शिक्षक, यदि उनको नैतिक शिक्षा के माध्यम से, विभिन्न कार्य योजनाओं के माध्यम से यदि उन बच्चों को प्रेरणा दे तो निश्चित रूप से बच्चा जो है आगे सीखता हुआ चला जाएगा। इसका बहुत सारा प्रयोग छत्तीसगढ़ में हुआ है और इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। आज भी मेरा जहां तक ख्याल है कि आज भी इस कार्यक्रम में बहुत सारे शिक्षक जुड़े होंगे जो स्कूल लाइफ से नैतिक शिक्षा सुनकर, समझकर, गायत्री परिवार के द्वारा जो योजना बनाया गया युवा जोड़ो आंदोलन के अंतर्गत या और कई युवा शिविर, उनमें शामिल हो करके वो पढ़ लिख करके आज टीचर बन करके आज इस गोष्ठी में भी शामिल हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि गायत्री परिवार का जो रचनात्मक कार्य है, जो बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है, उन कार्य योजना को यदि हम समझ जाएं और हर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो मुझे लगता है कि हम युग निर्माण की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं और देखते ही देखते हम बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
जो जो शिक्षक प्राथमिक शाला के हैं, जो प्राथमिक शाला के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी पुरुषोत्तम भाई ने बताया कि हर शनिवार को शासन ने घोषणा किया है कि वो बैग रहित स्कूल आए, बैग लेकर के ना आए, है ना, बस्ता रहित विद्यालय शनिवार को। तो उस दिन वो टोटल नैतिक शिक्षा के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में पढ़ा सकते हैं उनको। उसके लिए बराबर हमारे पास सिलेबस है, जिसमें बाल बाल संस्कारशाला मार्गदर्शिका के रूप में उसको आधार मानकर वो उसको पढ़ा सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से कार्य योजना बनाया जा सकता है, और उनको भी छोटे छोटे खेलों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से भी उनको जोड़ा जा सकता है। जो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी के, उनको हम बाल संस्कारशाला में भी जोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के, उन्हें भी हम बाल संस्कारशाला में जोड़ करके हर शनिवार को सप्ताह में मात्र एक दिन हम उनका बाल संस्कारशाला का शानदार क्लास लगा सकते हैं। और वो बाल संस्कारशाला का क्लास इतना इतना शानदार है कि आज तक छत्तीसगढ़ के बाहर भी जितने बच्चे बाल संस्कारशाला से होकर गुजरे हैं, उसमें से मैं ये कह सकता हूं कि 90% बच्चे आज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और 10% बच्चे जिनको घर से माहौल नहीं मिला होगा या वातावरण नहीं मिल पाया होगा, हो सकता है वो उसी को कोई दिक्कत आया होगा। बाकी जितने ही बच्चे बाल संस्कारशाला से होकर के गुजर करके आगे बढ़े हैं, वो बच्चे आज बहुत अच्छे हैं, चारित्रिक रूप से बहुत अच्छे हैं, उनका सर्वांगीण विकास होता हुआ चला जा रहा है। इसका बहुत सारे उदाहरण आज हमारे बीच में है। और कई बच्चे तो आज बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े पद में जाने के बाद भी मिशन के बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने बाल संस्कारशाला के बारे में बहुत पहले ही लिख दिया था कि बाल संस्कारशाला के माध्यम से हम बच्चों को गढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। जितने भी हमारे शिक्षक साथी, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं जो माध्यमिक शाला के हैं, वे हर शनिवार को ये जो बाल संस्कारशाला की जो मार्गदर्शिका है, उस पुस्तक को आधार मान करके उन बच्चों को बाल संस्कारशाला का शिक्षण दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है। उनके माध्यम से आप उन बच्चों को गढ़ सकते हैं, उन बच्चों को अच्छा से अच्छा इंसान बना सकते हैं, समाज को एक अच्छा नागरिक दे सकते हैं, समाज को एक अच्छा विद्यार्थी दे सकते हैं, एक अच्छा सरपंच दे सकते हैं, एक अच्छा बड़े पद, बड़े बड़े से बड़े पद या छोटे से छोटे पद में जो यदि कर्मचारी जाता है, तो एक ईमानदार व्यक्तित्व को गढ़ करके आप समाज को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के हमारे शिक्षक हैं, उनके लिए भी एक बढ़िया सुनहरा अवसर है। उसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, और बहुत मेहनत करके किशोर संस्कारशाला का एक मार्गदर्शिका निकाले हैं। उन बच्चों का हम किशोर संस्कारशाला के माध्यम से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अब इसमें देखना यह है कि जो बच्चा बाल संस्कारशाला के माध्यम से प्राथमिक शाला में, जो बच्चा बाल संस्कारशाला के माध्यम से माध्यमिक शाला में, और जो बच्चा किशोर संस्कारशाला के माध्यम से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल से जब निकलेगा, तो बच्चा जो है बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे। और ऐसा हुआ है। तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए किशोर संस्कारशाला चला जा सकता है हर शनिवार को। उसके लिए उनको थोड़ा समय निकाल करके करना पड़ेगा। और स्कूल के जो प्राचार्य है या एचएम है, उनसे मिल करके जिस समय हम टाइम टेबल बनाते हैं, उस समय बिल्कुल इसमें किशोर संस्कारशाला, बाल संस्कारशाला को उसमें जोड़ करके उनका अलग से क्लास बराबर लिया जा सकता है हर शनिवार को। इसके अलावा यदि जो बच्चा हम जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं किशोर संस्कारशाला के माध्यम से, और वो सिलेबस हमारा पूर्ण हो जाता है, तब हम उसके लिए अलग से और कार्य योजना बना सकते हैं, और वो है हमारा युवा शिविर। तो युवा शिविर के जो बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि बच्चा जो है 12वीं पढ़ने के बाद वो आगे उच्च कक्षा के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, तो उस समय भी उनके बिगड़ने का चांसेस रहता है। उस बच्चों को वहां जाने से पहले या वहां जाने के बाद यदि उनको उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास कैसे होगा, इस पर यदि उनको ज्ञान दे दिया जाए, तो हो सकता है वो बच्चा जो है आगे उच्च कक्षा में जाने के बाद भी एक शालीन युवा के रूप में वो समाज में अपना छवि बना करके रख सकता है। तो इसके लिए व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर का भी यहाँ पर उसका पुस्तक यहाँ पर अवेलेबल है। उनको माध्यम बना करके उन बच्चों को
एक एक विषयों पर, जैसे कोई विषय है उदाहरण के लिए बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय, कितना शानदार ये विषय है। इस विषय को लेकर के मान लो यदि वो एक पीरियड में नहीं हो पाता है तो दूसरा पीरियड में उसको लिया जा सकता है। तो इस तरह से नैतिक शिक्षा का भी एक विषय रहे और उस विषय को लेकर के सभी कक्षाओं में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या फिर 2 कक्षा में ले सकते हैं 11वीं और 12वीं का। तो इस तरह से हम समग्र व्यक्तित्व निर्माण के सूत्रों को उन बच्चों के बीच में ले जाकर के रख सकते हैं और इसके माध्यम से उन बच्चों को हम एक कुशल नागरिक बना सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम विद्यालयों में बाल संस्कारशाला, किशोर संस्कारशाला और व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर के माध्यम से बच्चों को गढ़ सकते हैं। इसको ऐसा भी कर सकते हैं जैसे विद्यालयों के दिन में हम व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर का आयोजन नहीं कर पाए तो कोई भी छुट्टी के दिन देख करके, जैसे रविवार का दिन है, ऐसे दिनों में हम उसी विद्यालय में 11वीं और 12वीं के बच्चों को इकट्ठा करके हम उसी विद्यालय में बुला करके ये शिक्षण दे सकते हैं व्यक्तित्व निर्माण का। ये एक दिन का कार्य योजना होता है। फिर इसके बाद में इसका 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 5 दिवसीय अलग अलग इसका कार्य योजना बनता है, जिसको हम व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर के माध्यम से, कन्या कौशल शिविर के माध्यम से हम इसको जानते हैं। कई बार क्या होता है, जब इस शिविर से बच्चे गुजरेंगे तो कई बार क्या रहता होता है कि बच्चे जो है पढ़ लिख कर तो निकल जाता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि अब हमको आगे क्या करना है। 10वीं पढ़ने के बाद में या 12वीं पढ़ने के बाद में बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि आगे हमको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय हम लेकर के पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है हम शिविरों के माध्यम से उन बच्चों को दे सकते हैं। इसका जो सिलेबस बनाया गया है बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही शानदार ढंग से बनाया गया है, ताकि बच्चा जो है अपने पूरे जीवन काल में किसी भी पहलू से वंचित न रहे। इसके लिए यह कार्य योजना बहुत शानदार ढंग से बनाया गया है। तो भाइयों बहनों, यदि हम इन छोटी छोटी बातों को अमल करके यदि हम बच्चों में इन नैतिक मूल्यों का यदि हम बीजारोपण करें इस संस्कारशाला के माध्यम से और युवा शिविर के माध्यम से, तो बच्चा को हम इस समाज में एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में हम विकसित कर सकते हैं और समाज को, राष्ट्र को हम एक श्रेष्ठ नागरिक प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से चूंकि आज का यह पहला दिन है और आज पहले दिन में इतना ही चर्चा पर्याप्त है। अगले महीने हम फिर मिलेंगे 1 महीने पश्चात, क्योंकि ये चर्चा हर महीने होगा और हर महीने होगा। आप जितने भी शिक्षक साथी यहाँ पर जुड़े हैं और जो शिक्षक साथी नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़ेंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे और हम सब लोग मिल करके कार्य योजना के अनुसार हम इस छत्तीसगढ़ में इसको मूर्त रूप देंगे। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो शालीन बने, श्रेष्ठ युवा बने और अन्य प्रांत के लोग भी उन युवाओं से प्रेरणा लें। यदि कहीं देखना है तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को देखो, कितना शालीन है, कितना शानदार है, उनका व्यक्तित्व कितना बढ़िया है, यह कह सके। और सन 2026 में परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। उस समय हम ऐसे शानदार युवाओं को गढ़कर, ऐसे शानदार विद्यार्थियों को गढ़कर हम परम वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पित कर सके। तो आइए इसी कार्य योजना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता हैं मिशन के, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सुझाव के रूप में। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं श्री कुलदीप कृष्ण भारती जी। जी धन्यवाद भैया। अभी तक जितनी बातें हुई वास्तव में बहुत अच्छी हैं और मैं सभी योजनाओं से पूर्णतः सहमत हूँ। जी अगले क्रम में हमारे और भाई को सुझाव या अपने विचार रखना चाहें। जी, हमारे कोई भी भाई बहन जो कुछ भी जिज्ञासा या सुझाव रखना चाहे, हाँ, रोमा दीदी बिलासपुर से हैंड रेस की हुई है। रोमा दीदी को सादर आमंत्रित है। रोमा दीदी आप सादर आमंत्रित। जी भाई साहब, सभी हमारे वरिष्ठ जनों को और सभी शिक्षक गणों को, सभी परिजनों को सादर प्रणाम। भैया जी, मेरे मन में जैसे कि आज के जो प्रथम गोष्ठी है शिक्षकों का, शुरू से मैं भी जुड़ी थी और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये आज की जो गोष्ठी है शिक्षकों का। भैया जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा था, जैसे कि ऑनलाइन ये गोष्ठी का क्रम हर माह आपने किए हैं, तो उसी प्रकार से क्या ऑफलाइन हर जिले में हो सकता है क्या? अगर इसी प्रकार से कहीं हो जाए तो बहुत अच्छा रहता।
मेरे मन में विचार आ रहा था भैया, क्योंकि सभी जिले से भाई बहन लोग जुड़ नहीं पाए हैं, तो कहीं ऑफलाइन भी ये कार्यक्रम होता तो सभी शिक्षक भाई बहनों का मार्गदर्शन प्राप्त होता। और जैसे कि जो उद्देश्य को लेकर ये गोष्ठी का क्रम शुरुआत किए हैं, तो वो थोड़ा और मतलब आसान हो जाता और सभी को लाभ मिल जाता। बहुत बढ़िया विचार है। मैं भैया राठौड़ जी से राठौड़ भैया जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। रोमा दीदी ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं उस संबंध में। हाँ, इस कार्य योजना में और भी कुछ बातें थी, मुझे लगता है अगले चरण के लिए चंपेश्वर भाई रोक के रख दिए। इस मेरी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? योगेश भाई बाकी को म्यूट कर दिया करें, जिससे कि आवाजें ना आ पाए। हाँ, इस कार्य योजना की जितनी बातें चंपेश्वर भाई ने बताई हैं, उसके साथ साथ अभी हम ऐसे शिक्षकों का जो यह कार्य करने के लिए उत्सुक हैं, अब मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं होगा जो मना करेगा, सभी तो चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन उनके सामने समस्या आएगी कि हम बच्चों का कक्षा कैसे लें, चाहे बाल संस्कार शाला के हो, चाहे किशोर का हो, चाहे युवाओं के ही अलग अलग विषय को वो कैसे प्रस्तुति करेंगे। तो यदि पहले से जो प्रशिक्षित हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत से हमारे शिक्षक साथी होंगे जिनको प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे सभी शिक्षक भाइयों का बहनों का प्रशिक्षण का क्रम चलेगा। हम इसी समूह में अभी उनको आमंत्रित करेंगे। जो समूह बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भाई लोग प्रेषित कर देंगे कि हम कार्य योजना के तहत अपने शिक्षक विद्यालयों में ये क्रम प्रारंभ करेंगे। अभी नए सत्र से, अभी तो परीक्षाएं चल रही हैं, फिर अवकाश हो जाएगा, तो नए सत्र से हम प्रारंभ करेंगे। तो उसके पूर्व अभी ग्रीष्मकालीन समय हमारे पास में, इसमें हम उन सभी शिक्षक भाइयों बहनों को प्रशिक्षित कर देंगे, ऑनलाइन ही प्रशिक्षित कर देंगे, जिससे कि सारे के सारे हमारे शिक्षक भाई बहन उसको सीख सके कि प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं। उसके पश्चात या उसके पश्चात भी नहीं तो उसके पहले भी हम अभी गर्मी के समय में सुनिश्चित करेंगे शिक्षकों का ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर संख्या ज्यादा रहेगा तो हम ब्लॉक स्तर पर करेंगे, संख्या कम रहेगा तो जिला स्तर पर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण करेंगे। जो बात रोमा कह रही है वो कार्य योजना में शामिल है। पता नहीं चंपेश्वर भाई उसे लगता है अगले चरण के लिए रोक दिए थे। ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर शिक्षकों का एक अलग से प्रशिक्षण सत्र चलेगा, जिसमें इन सारी बातों की चर्चा विस्तार से की जाएगी और उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिसके तहत वो काम कर सके। मैंने जैसे कहा था कि जन्मदिन मनाने की बात, तो वो जन्मदिन शनिवार के दिन ही सभी बच्चों का माह में एक बार किस प्रकार से मना सकते हैं, इसकी भी हम विधि बताएंगे। उनको बच्चों को मंत्र लिखन के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से कितनी उनको उपलब्धियां हासिल होंगी, ये सारी चीजें हम आपसे बताएंगे। और उस बच्चे के जन्मदिन के माध्यम से उनके अभिभावकों तक हम कैसे पहुंचे, क्योंकि घर की जो वातावरण है वही बच्चों पर बहुत असर करता है। तो घर वालों तक हम इस बात को कैसे पहुंचाएं बच्चों के माध्यम से, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो एक विस्तृत कार्य योजना है जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों के साथ हम जिले स्तर पर तो ब्लॉक स्तर पर इसको करेंगे। उसके पश्चात शिक्षकों का सम्मेलन करेंगे, शिक्षकों का गरिमा सम्मान समारोह, जो हमारा एक क्रम पहले चलता था शिक्षक गरिमा सम्मान समारोह, ये हर जिले में हम आयोजित करेंगे। तो इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से ये क्रम विस्तारित होगा। तो रोमा ने जो प्रश्न पूछी थी रोमा बहन ने, वो निश्चित रूप से इसी तरह से उसको हम चरणबद्ध तरीके से करते चले जाएंगे, उसका भी निर्धारण करेंगे। और जो युग निर्माणी शिक्षक समूह बना हुआ है इसमें सारा प्रेषित होता चला जाएगा। और किन्हीं भाइयों का कोई सुझाव कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। शिक्षकों का प्रशिक्षण अगले क्रम में, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। कुंती दीदी को तो हम अंतिम में बुलाना चाह रहे थे, चलिए अभी कुछ अपने कहना चाह रही हैं। का क्रम जो यदि आगे न हो
तो अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर कुंती साहू जी को। आप पेशे से प्रोफेसर हैं और गायत्री परिवार की दृष्टि से आपका एक बहुत ही अनुकरणीय या अविलक्षणीय जो योगदान है वो हम सबको सतत मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त होते रहता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर कुंती दीदी जी। प्रणाम भैया और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने सुझाव की बात हो रही थी तो मैं स्वयं आ गई और सुझाव की बात है तो बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में होती रहती है। और अभी जो चंपेश्वर भैया जी ने जैसे कहा, अभी जितनी बातें बताई वो एक सुव्यवस्थित तंत्र जब सक्रिय होता है अपने विद्यालय में या महाविद्यालय में तो वो संभव हो पाता है। और मान लीजिए हमारे तंत्र को विकसित करने में हमें समय लग रहा है अभी और हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तब भी अपने स्तर पर एक शिक्षक जो है वो कैसे कुछ कर सकता है, मैं कुछ बात रखना चाहूंगी जो मेरा स्वानुभूत है। बाल संस्कारशाला की बात तो भी कहा है उन्होंने, बाल संस्कारशाला चला सकते हैं प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक शनिवार को चला सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर बाल संस्कारशाला हमें चलाने को ना मिले तो क्या करें? तो उस स्थिति में भी हम ये कर सकते हैं कि नैतिक शिक्षा की कक्षा प्रत्येक बच्चों के बीच लिया जा सकता है। जिस प्रकार से कोई क्लास टीचर होता है, प्राइमरी स्कूल में क्लास टीचर होते हैं, तो क्लास टीचर जो होते हैं वो निश्चित रूप से अपने बच्चों के बीच में ऐसा कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे पर्यावरण के एक विषय होता है और वो पर्यावरण का विषय में कितना पर्यावरण पढ़ाएंगे आप, तो जो भौतिक पर्यावरण है उस भौतिक पर्यावरण के अलावा वैचारिक पर्यावरण भी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है वैचारिक पर्यावरण। उसके अलावा हमारे चारों तरफ की जो एक एनवायरनमेंट में जो जिस प्रकार से जो क्रियाशीलता रहती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहती है, वो भी एक तरह से वो पर्यावरण ही है, तो उनको बनाने के लिए किया जा सकता है। तो नैतिक शिक्षा की क्लास में आप इस प्रकार से की क्लास बच्चों को दे सकते हैं। जन्मदिन मनाने की प्रेरणा, जन्मदिन ना मनाए भले, जन्मदिन मनाने की प्रेरणा, संस्कारों की प्रेरणा, पुरातन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित वो महत्वपूर्ण तत्व जो जिसको हम स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं रहता, ये सारे हमारे पर्यावरण के अंग होते हैं और नैतिक शिक्षा के भी अंग होते हैं, तो वो किया जा सकता है। फिर एक बड़ा हिस्सा होता है हमारे विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का। आए दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बहुत ही हम लोग उनको प्रेरित करते हैं। तो लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल नाच गान के सिवा कुछ खास नहीं होता, ये हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का बहाना करके उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में रचनात्मकता और संस्कारपरक बातों को ध्यान में रख करके यदि हम उनको प्रेरित करें, जैसे कि शांति कुंज से आप देखेंगे, शांति कुंज में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत उन लोगों ने जो कुछ व्यवस्था बना रखी है। और जैसे हम लोग बाल संस्कारशाला के अंतर्गत भी काफी हमारे जो आचार्य हैं वो ऐसी कुछ प्रेरणा देते हैं कि उस प्रेरणा के आधार पर उनको एक बड़ी सुंदर सटीक चीजें उनको मिलती है। तो इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के लिए हमारे शिक्षकों को प्रेरित किया जाए और बच्चों को उसके लिए तैयार किया जाए। फिर प्रत्येक इसमें कहना चाहिए हमारी जो कक्षाएं होती है तो उनको प्रत्येक कक्षा में सामूहिक रूप से जन्म दिवस मनाने की बात अभी आप लोगों ने जो कही, तो सामूहिक रूप से जन्म दिवस मनाने के लिए बच्चा तैयार होता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि सामूहिक रूप से जन्म दिवस मनाने के दिन वो एब्सेंट रहता है या बात नहीं बनती है, तब भी जिन बच्चों का जब जन्मदिन आता है तो उन बच्चों को विशेष रूप से गायत्री मंत्र का स्टिकर, अन्य स्टिकर या छोटी मोटी किताबें उनको गिफ्ट के रूप में देने से कोई भी मना नहीं कर पाएगा और बच्चे को उनकी शुभकामना के साथ में इन सब चीजों को भेंट की जा सकती है। और जन्मदिन मनाने के लिए यदि हम तैयार होते हैं 1 घंटे में या एक महीने में या 1 सप्ताह में, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हो सकता है। और प्राइमरी क्लास है मान लीजिए,
तो बाल संस्कार शाला तो कुछ बड़े बच्चों के बीच ही संभव हो पाता है, ज्यादा नहीं हो पाता, जैसे मिडिल क्लास है और या हायर सेकेंडरी है तो ही। तो छोटे बच्चों में क्या करें, बहुत सरल तरीका, छोटे बच्चों को तो बहुत ही सरल तरीका है, उनको कुछ नहीं करना, केवल कहानी सुनना रहता है छोटे बच्चों को और खेलना रहता है। तो छोटे बच्चों को केवल कहानी सुनाए और ऐसी कहानी सुनाए जैसे टीवी में आता है, वो कुछ कॉमिक्स पर आधारित होते हैं या वो कुछ कार्टून वगैरह देखते हैं, तो इस तरीके की कहानियां हो जिससे कि उनको सीधे सीधे उनसे प्रेरणा मिलती हो। इस प्रकार से बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों के बीच में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सकता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, किस नाम से, तो आप उसके लिए कुछ विवेकानंद ग्रुप कह सकते हैं आप, या उनको संस्कृति ग्रुप कह सकते हैं, मतलब ऐसा कोई ग्रुप का नाम रख दिया जाए जिससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और जब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं है, आप तो फ्री स्टाइल, बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप तो फ्री हो गए, तो आप ऐसी स्थिति में उनका ग्रुप बना के फिर क्या करेंगे, ग्रुप बना करके उन बच्चों के बीच में स्वाध्याय मंडल चला सकते हैं। ये बहुत ही कारगर तरीका है। और इन बच्चों के बीच में कुछ 100-200 छात्रों उपयोगी पुस्तक माला जैसे होती है या छात्रों के लिए उपयोगी जो किताबें होती हैं, उन किताबों को लेकर इनकी लाइब्रेरी बना लीजिए। आप अपनी लाइब्रेरी में भी उनको आप रख सकते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में वाचनालय के रूप में उनको पढ़ने के लिए दे सकते हैं। या बहुत अच्छा तरीका जो मेरा अपना अनुभव है, उन बच्चों को आप 3-3 दिन के लिए, उन्हीं बच्चों को उनकी प्रभारी बना दीजिए और 3-3 दिन के लिए किताब उनको इश्यू कीजिए। वो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ करके 3 दिन के बाद में फिर वो वापस उसको वो करेगा और फिर उनको एक्सचेंज करके दूसरी किताब आप दे सकते हैं। इस प्रकार से तो ये उनके बीच में आप स्वाध्याय मंडल बना सकते हैं। तो ये काम आप अध्यापकों के बीच में भी कर सकते हैं, टीचर के बीच में भी किया जा सकता है बहुत आसानी से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी किताब है लेकिन वो इंटरेस्ट आ तो रहा है लेकिन वो नहीं ले पा रहे, आप गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत से हमारे टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो खरीदते हैं उसको, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है उन बातों, उन पलों को याद करके। ये इस तरीके से अनुभव रहा मेरा। तो आप कभी कभी 4-6 टेबल को आप, या किसी क्लासरूम, खाली क्लासरूम है, उस खाली क्लासरूम में आप 500-700 किताबों को आप सजा दीजिए और सजा करके वहां पर 2 अध्यापक या उन्हीं के बीच में जो एक अच्छा वॉलंटियर हमारा बच्चा रहेगा वो वहां पर रहे और पूरी स्कूल के बच्चों को, क्लास के नहीं स्कूल के बच्चों को सुविधा अनुसार एक दिन के अंतराल पर उनको आप, ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा समय लगेगा, कुछ रिसेस का टाइम मिल सकता है या कुछ खाली टाइम निकाल सकते, तो उनको उसका अवलोकन करने के लिए ले जाइए। वो उसका अवलोकन करेंगे किताबों का, जैसे पुस्तक मेले में हम लोग करते हैं इस प्रकार से, वो ले जाइए और बच्चे उसको कम से कम देखेंगे, उसमें वो ध्यान रखेंगे कि कैसी कैसी किताबें, कौन सी अच्छी अच्छी किताबें बच्चा पसंद करेगा, उसमें से वो किताब छंटाई भी कर सकता है। इसी प्रकार से जैसे किताबों की प्रदर्शनी होती है, ये किताबों की प्रदर्शनी हो गई, उसी प्रकार से हम उनको नशा मुक्ति की प्रदर्शनी के लायक छोटे छोटे फ्लैक्स बनवा करके निकाल करके, आपको यदि सुविधा है अपने विद्यालय में, हमारे बहुत सारे विद्यालय में प्रिंसिपल भी होते हैं वो गायत्री परिवार के होते हैं या उनसे प्रेरित होते हैं, जहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से वहां पर संचालित की जा रही है। तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे फ्लैक्स लगा करके जो पढ़ने समझने लायक हो उनको आप सजा दीजिए। एक ही क्लासरूम में लगभग आपके, मैं कहती हूँ कम से कम 50 से 100 के बीच फ्लैक्स लगाए जा सकते हैं। उसमें आप व्यसन मुक्ति से संबंधित, कुछ स्वाध्याय से संबंधित, चित्र निर्माण से संबंधित, महापुरुषों से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, साधना से संबंधित, सभी प्रकार के मिले जुले ऐसे सिलेक्टेड हमारे पास इसके हैं भी ऐसे चयनित, तो वो फ्लैक्स उनको निकाल करके उनको प्रदर्शनी के रूप में लगाया जा सकता है, जिससे बच्चे बहुत अच्छी प्रेरणा लेते हैं। ये किया जा सकता है। यदि आपके स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना है और राष्ट्रीय सेवा योजना की यदि 1 दिवसीय शिविर लगता है या उनके श्रमदान का पीरियड होता है, प्रति सप्ताह 1 दिन श्रमदान का पीरियड होता है राष्ट्रीय सेवा योजना की, लड़कियों का अलग यूनिट रहता है, लड़कों का अलग यूनिट रहता है, तो उस यूनिट के अंतर्गत तो 1 दिवसीय शिविर भी हो सकता है, श्रमदान के ऊपर भी वो बातें हो सकती है, तो उसमें भी इनका उपयोग किया जा सकता है। और पहले 10 दिन का शिविर होता था, 10 दिन के शिविर के बाद अब
7 दिन का होने लगा है। मेरे ख्याल से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो अब ये राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर 7 दिन के होने लगे। तो 7 दिन के शिविर उनके जो होते हैं, उसमें कभी कभी वो राष्ट्रीय सेवा योजना में संचालित करने के लिए किनको, हमारे गायत्री परिवार के लोगों को बुला लेते हैं। उस दिन वो एक आध लेक्चर करते हैं, नहीं तो कोई दीप यज्ञ करते हैं। ये संतोषजनक नहीं है, ये बहुत कम है। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो अधिकारी है, प्रोग्राम ऑफिसर जो है, वो आपसे सलाह लेकर के, सलाहकार समिति के आप सदस्य बनिए किसी न किसी प्रकार से, और आपसे सलाह लेकर के पूरा का पूरा राष्ट्रीय सेवा योजना की जो समय सारणी है उसको आप पूरी तरह से तैयार करिए। ये मैंने किया है, और पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हैं आप। उसमें आप वीडियो दिखाइए, उसमें गेम खिलाइए, उसमें आप लेक्चर करिए, उसमें उसी प्रकार के विषयों को निर्धारित करिए। तो जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय योजना के जो शिविर होते हैं, जिसमें वो खाना पूर्ति एक तरह से की जाती है, और बहुत प्रेशर में होते हैं बेचारे लोग, और उसमें अनुशासन भी उतना होता नहीं है, तो ये सारी चीजें इतनी व्यवस्थित हो जाएगी, जैसे आपको लगेगा कि हम लोग युवा शिविर कर रहे हैं। अपने युवा शिविर के निर्धारित हमारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार से ऐसा लगेगा कि हम लोग युवा शिविर कर रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त काम होता है। तो मेरा ये निवेदन है, इनको ध्यान रखा जाए। फिर एक बात, प्रतियोगिताएं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं हमारे अपने स्कूल में। तो प्रतियोगिता में क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता में नाच गान की प्रमुखता के स्थान पर आप, वो तो हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें नृत्य नाटिका जैसी प्रतियोगिता होती है, प्रहसन की प्रतियोगिता होती है, उसमें संस्कृति को ध्यान में रख करके छोटे बच्चे रहते हैं, और छोटे बच्चों के बीच में भी एक तरह से देखा जाता है कि क्या है, वो श्रृंगार रस के गीतों की भरमार रहती है, और उसमें कोई मना भी नहीं करता। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास अच्छा मैटर नहीं है। तो राष्ट्र प्रेम, संस्कृति निष्ठता, शौर्य, पराक्रम, वीरता, इन सबको लेकर गीत, इन सबको लेकर प्रहसन, और हमारे जो राष्ट्रीय विषय हैं, एक से एक राष्ट्रीय विषय हमारे, उन विषयों को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के प्रहसन गीत, नृत्य नाटिका तैयार किया जाए, और उससे संबंधित प्रतियोगिता कराई जाए, तो क्या मजा आ जाएगा, बहुत ही शानदार होगा ये। उसी प्रकार से एक बात ये कहना चाहूंगी मैं कि भाषण, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता होती है, उसमें भी हम राष्ट्रीय विषयों को, व्यसन मुक्ति को लेकर के, प्रकृति प्रेम को लेकर के, संस्कार को लेकर के, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान को लेकर के, गायत्री का महाविज्ञान को लेकर के, अब तो समय आ गया उसमें प्रवेश करने का, संस्कारों का विज्ञान को लेकर के, जिसको वो कभी जानते भी नहीं, इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं कि संस्कारों का कोई विज्ञान होता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं कि यज्ञ का भी कोई विज्ञान होता है, कोई जानकारी नहीं। संस्कारशाला क्या चीज होती है, चरक संहिता क्या चीज होती है, आयुर्वेद क्या होता है, उनको नहीं मालूम है, नारद परंपरा क्या होती है, उनको नहीं मालूम है, वशिष्ठ का क्या मतलब होता है, विश्वामित्र क्या होते हैं, इन सबको, ऋषियों को, इन सबको प्रतियोगिता का विषय बनाया जाए, बहुत शानदार हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये मैंने देखा है कि जो शिक्षक स्वयं नशा मुक्त होते हैं, स्वयं संस्कार से युक्त होते हैं, जिनकी वाणी में अबे तबे अरे तरे नहीं होता, और वाणी में वात्सल्य मिश्रित एक ऐसा व्यवहार होता है उनका, ऐसा बोलने का तरीका होता है, तो वो छात्रों के निर्माण में अघोषित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जो शिक्षक हमारे स्वयं अनुशासित होते हैं, समय पर आते हैं जाते हैं, समय की पाबंदी रखते हैं, तो उनको बच्चे रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, अघोषित रूप से रोल मॉडल होते हैं। और वो एक तरह से ये कहना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है, कि शिक्षक जो होता है, ऐसा जो संस्कारवान शिक्षक होता है, वो एक चलता फिरता विज्ञापन होता है अपने बच्चों के बीच में विद्यालय में, जिसकी किसी प्रकार से विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे देख करके बच्चों को याद आ जाता है, अरे मुझे ये करना है, अरे नहीं नहीं मुझे ये करना है, ये करना ठीक नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इन सारी बातों को बच्चा अपने शिक्षक को केवल याद करके, उसके रिटायर हो जाने के बाद भी उसको ध्यान में रख करके, उन बातों को याद करके उनके प्रति अनुग्रहित होता है, उनके प्रति कृतज्ञ होता है। तो ये शिक्षक का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने ये जो रखा है ये बहुत ही शानदार है। भैया मैं अपनी बातों को विराम देने के पहले एक चीज और कहना चाहूंगी कि शाला में जो मूल्य आधारित शिक्षा होती है, हमारी मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली,
उसके माध्यम से प्रवेश करके बाल संस्कार शाला को हम डाल सकते हैं। बहुत आसानी से उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा अपने सारे बच्चों को, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को, 11-12 के बच्चों को और सारे शिक्षकों को भी, जब आप बोलेंगे मूल्य आधारित शिक्षा का शिक्षण प्रशिक्षण, किसी को हवा भी नहीं लगेगी आप क्या कहना चाहते हैं, और वहां पर इन सारी बातों को डाला जा सकता है। तो ये मेरे मन में कुछ बातें थी जो मेरे अनुभव में भी थी, तो मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी। आपने ये मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है भैया, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। निश्चित रूप से पुरुषोत्तम भाई, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। दीदी ने जितनी बातें बताई हैं, निश्चित रूप से सभी उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा है जिनको हम सारे शिक्षक भाइयों के बीच उनके प्रशिक्षण में लाना चाहते हैं। जब प्रत्यक्ष उनके साथ प्रशिक्षण होगा तो यह प्रशिक्षण के माध्यम से एक बुकलेट जैसा उनके हाथ में रहेगा कि किन किन बिंदुओं पर किस किस तरह से वो अपने स्कूल में अपने प्रधान अध्यापक से मिलकर अथवा अपने प्राचार्य से मिलकर उस काम को संपादित कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे स्कूल के जिनमें उनके प्रधान अध्यापक और उनके प्राचार्यों की सहमति आवश्यक होगा, और उनको विश्वास में लेकर के इतनी सारी जो बातें दीदी अभी बताई, उनमें से जहां जितना संभव हो निश्चित रूप से एक अलग से क्रांति आएगी। मुझे याद आ रहा था, भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा हमारे अधिकांश स्कूलों में होते हैं। तो जिन जिन स्कूलों में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा संपन्न होता है, वहां पर संस्कृति मंडल गठन करने का उद्घोष शांति कुंज शुरुआत से करते आ रहा है, संस्कृति मंडल गठन करने का। और उसका उद्देश्य वही है कि संस्कृति मंडल के माध्यम से हम उन सारी बातों को स्कूल में पहुंचा सके बच्चों के बीच और इस शिक्षकों के बीच। जितनी बातें आज दीदी काफी विस्तार से हमको बताई हैं, तो प्रयास ये भी करें, क्योंकि संस्कृति मंडल का गठन हो नहीं पाया बहुत ज्यादा मात्रा में। यदि वो हो जाए तो हमको ये सारी गतिविधियां संचालन करने में बहुत ही सुविधा हो जाएगा। तो हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपन्न करने वाले भाइयों के साथ मिल करके, उनके पास स्कूलों की भी सूची है, उनके पास उस स्कूल में शिक्षकों की भी जानकारी है जिनके माध्यम से विद्यालय में परीक्षा आयोजित होता है, तो ये सहज हो जाएगा कि उन स्कूलों में भी हम उन शिक्षक के भाइयों के माध्यम से उनको जोड़कर ये सारी बिंदुओं को प्रशिक्षित कर, वो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता न सही मगर हमारे सहयोगी तो है, उनको भी साथ में ले सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी जो भी बातें हैं वो बाल संस्कार शाला, किशोर संस्कार शाला अथवा युवा शिविर, ये हम चूंकि गायत्री परिवार के माध्यम से संपन्न करते हैं इसलिए ये बात सामने आई है। लेकिन जब आप स्कूल में इस कार्यक्रम को रखेंगे तो निश्चित रूप से नैतिक शिक्षा शीर्षक के अंतर्गत ही रखिएगा, जिससे कि किसी को आपत्ति करने का अवसर न मिले। बाल संस्कार शाला में जितनी बातें बताते हैं, किशोर संस्कार शाला में जितनी बातें बताते हैं, सारी नैतिक शिक्षा की अंतर्गत ही है। हम युवाओं को जो विषय बताते हैं सारा नैतिक शिक्षा का है, सामाजिक दायित्व का है। तो दीदी बिल्कुल सही याद दिलाई। और नैतिक शिक्षा के लिए शांति कुंज से पुस्तक भी प्रकाशित है, तो उस पुस्तक का भी हम मंगवा लें और सारे शिक्षक भाइयों को हम तक पहुंचा दें, तो एक ऐसा एक समग्र क्रांति उठेगा। और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भले अभी यहाँ पर बहुत कम भाई बोल पाएंगे, हमें लगता है पहला दिन है, उनको लग रहा होगा कि सारी बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन इसको अलग दिन और मंथन करेंगे और तो हमें लगता है कि जैसा कि बार बार याद दिलाइएगा सभी भाइयों को कि 2026 हमारा लक्ष्य रहेगा और हम संकल्प करेंगे, तब तक हम इतने लाख विद्यार्थियों की दिशा को बदलने के लिए हम ये प्रयास करेंगे, संकल्पित करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार होगा। अब मैं पुरुषोत्तम भाई को आमंत्रित करता हूँ, मेरे मन में जो बात आई उसके लिए मैंने बीच में आया था। जी आगे का क्रम संपन्न करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने जिस बात की वो ध्यान आकर्षण किया, आपने भी किया कि जैसे कि हमको विद्यालय में हम ये नहीं कह सकते कि हम विद्यालय में बाल संस्कार शाला या किशोर संस्कार शाला का संचालन करें, ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। हमको जो चीज प्राप्त करना है वो हमारे मन में रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा हमारे मन में रहेगा, हमको उसका नैतिक शिक्षा परक या पर्यावरण शिक्षा परक जो भी नाम दे करके वहां पर हमको लागू करना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हर पाठ, हर विषय में हर पाठ के पीछे एक लर्निंग आउटकम होता है,
जी। कि हमको उस पाठ के माध्यम से बच्चों में क्या शिक्षा देनी, तो लेकिन हम उस लर्निंग आउटकम को बच्चों को नहीं बताते हैं। वो शिक्षक के दिमाग में रहता है कि हमको क्या देना है बच्चे को। ठीक इसी प्रकार से हम शिक्षकों का ये दायित्व होगा कि ये जो शिक्षा हमको बच्चों को देना है, वो बाल संस्कारशाला की या किशोर संस्कारशाला की या अन्य जो हमारे मिशन की गतिविधियां हैं उनकी नैतिक शिक्षा, उसको हम केवल वहां पर नाम देंगे नैतिक शिक्षा के रूप में, या जो वहाँ विद्यालय के सभी शिक्षकों को और विद्यालय के जो प्रशासन है उसको स्वीकार्य हो इस रूप में। दूसरी बात, जैसे शनिवार को हम शिक्षा प्रदान करेंगे, शनिवार के लिए हम वातावरण तैयार करते हैं। यदि शनिवार के दिन का हम सफलतापूर्वक संचालन कर लेते हैं, तो रविवार को बच्चे बिना बुलाए आने को भी तैयार हो जाते हैं। तो दोनों दिन हमारा मेंटेन हो जाएगा इस प्रकार से। शनिवार को एक पृष्ठभूमि तैयार होगी, एक ट्रेलर हम स्कूल में प्रदान करते जाएंगे और रविवार को उसको फिर हम रविवार के दिन हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, उसमें बंधन भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षक साथियों से निवेदन है कि अपने शिक्षक की दायित्व के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है शिक्षा ही नहीं विद्या भी, तो विद्या के क्रम को हम अपने नैतिक दायित्वों के साथ आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से आज की यह संगोष्ठी समाप्ति की ओर अग्रसर है। भैया जी, मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी दीदी रुक्मणी बंछोड़ जी को। आभार प्रदर्शन और कुछ सुझाव कुछ ऐसे आए हैं, जैसे शीला दीदी कह रही हैं कि क्योंकि 15 मई तक स्कूल अभी चलेंगे तो इस सत्र से प्रारंभ किया जा सकता है, ऐसा उनका अपना सुझाव है। जी। तो उसको देख लीजिए, अभी परीक्षा का समय है, माहौल चल रहा है। 15 मई तक शासन का निर्देश तो है, लेकिन अप्रैल में 1.5 महीना बचा है, उसमें कितना क्या संभव है अपने अपने स्कूलों के माध्यम से वो देख सकते हैं। दूसरा एक सुझाव आया था, गायत्री परिवार द्वारा संचालित विद्यालयों में इसको प्रथम चरण में लागू कर दें, या उनका उद्देश्य है कि यहीं पे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम वहां तो अनिवार्य रूप से हो। तो निश्चित रूप से बहन जी ने जिसने सुझाव दिया है ये बिल्कुल अनिवार्य है कि गायत्री परिवार द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं उसमें तो निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से ये होना ही चाहिए। और हम इसको पूरा निवेदन करेंगे जितने भी संचालक हमारे गढ़ हैं इसका। हालांकि इसके लिए एक व्यापक अलग से कार्य योजना बनी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। गायत्री परिवार द्वारा संचालित सारे विद्यालयों के लिए एक अलग से नीति निर्धारण भी हो रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल पीछे हो गया, लेकिन इस दिशा में काम चल रहा है केंद्रीय स्तर पर। तो ठीक है, और भी कोई बहन कोई सुझाव हो, नहीं तो ठीक है, आप बुला लीजिए आभार प्रदर्शन के लिए। और सभी को आमंत्रित करिएगा कि समूह जो बना हुआ है उसमें भी अपना विचार वो दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, और ये सतत चिंतन का क्रम चलते रहेगा निश्चित रूप से। और छत्तीसगढ़ में आप लोग, हमें लगता है कि जितनी बड़ी संख्या में मिशन से जुड़े हैं हमारे शिक्षक भाई बहन, ये सबसे बड़ी क्रांति कर सकते हैं। युवाओं को दिशा प्रदान करने में, बच्चों को दिशा प्रदान करने में सबसे बड़ी क्रांति। सबसे यदि हम एक प्रकार से बोलचाल की भाषा में रिकॉर्ड स्थापित करना कहें तो आप लोग सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं इस क्षेत्र में। मैं सबको आह्वान करूंगा और हम सब मिल करके इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक भैया जी, गायत्री शक्तिपीठ नगरी से एक हैंड रेज हुआ है जी। हाँ, आमंत्रित कर लीजिए। उसके पश्चात फिर हाँ, गायत्री बोदले जी हैं, बोदले दीदी हैं। हाँ, आइए दीदी, बताइए। सादर आमंत्रित। आवाज नहीं आ रही है दीदी जी। हाँ, निवेदन है कि अभी प्राइमरी और मिडिल में एसएमसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है 2 दिवसीय टीचरों के माध्यम से, प्रधान पाठकों के माध्यम से। तो ये बढ़िया अच्छा अवसर है कि उस समय हम जो 2 दिवसीय चलेगी, जो 10 बजे से 4 बजे, तो ये सभी स्कूलों में होने वाला है और इस सप्ताह शायद कई स्कूलों में होगा। तो हम एसएमसीओं के माध्यम से भी, पालकों के माध्यम से भी इनके बारे में बता दे। बाल संस्कारशाला, किशोर संस्कारशाला, बहुत सारे बिंदु है, 24-25 बिंदु है। उनके अनुसार ये सभी जो संस्कार की जो बातें चल रही, नैतिक शिक्षा की बातें, वो सब वहाँ टीचरों के माध्यम से उनको भी बताई जा रही है।
तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बता सकते हैं, व्यसन मुक्ति को दिखा सकते हैं। बहुत सारे जो पीपीटी बना हुआ है उनको भी हम उनके बीच दिखा सकते हैं ताकि उनको प्रेरित कर सकते हैं बच्चों के विकास के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत अच्छा सुझाव है। सोमवार बिल्कुल से दीदी, नाम उसमें ना नैतिक शिक्षा ही रखिएगा, जिससे कि लोगों को लगे कि कोई अन्य दूसरा नहीं है। जो शासन भी नैतिक शिक्षा के नाम से जी जी जो बातें करती हैं, तो उनको लगे कि शासन का ही काम है जो अपन करना चाह रहे हैं। सोमवार से मैं भी स्वयं एसएमसी का प्रशिक्षण देने वाला हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात दीदी ने दिमाग में लाई है। उसको हम एसएमसी के सामने भी रख सकते हैं कि वो भी चाहते हैं, पालक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हो, तो कोई मना करने वाली बात नहीं है। उसमें एसएमसी में प्रस्ताव भी कर सकते हैं। प्रस्ताव होता है तो हमारे पास और ज्यादा पकड़ हो सकती है विद्यालय में गतिविधि संचालित करने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया सुझाव है। और कोई बोला चाहे तो साधारण मंत्री है। शीला दीदी कुछ कहना चाह रही। मैं दिखा दूंगी ना। नहीं, तू कहाँ है? इसके बाद फिर आभार ला दीदी। दीदी का तो आवाज नहीं आ पा रहा है। आवाज नहीं आ रही है। कुछ बोल ही नहीं रही क्या दीदी? हाँ, वो उसमें ले लेंगे, अपना समूह में डाल देंगे, कुछ बात करना चाह रहे हैं तो अब दीदी को आमंत्रित कर लीजिए, मणि दीदी को। फिर भैया जी ने जैसे कहा था, और आपसे निवेदन है, जो भी प्रश्न करने का हो ग्रुप में भी कर सकते हैं, और जो भी सुझाव देने का हो वो ग्रुप में भी कर सकते हैं। और एक विशेष निवेदन ये रहेगा कि विषय से हट करके समाचार ग्रुप में नहीं डालेंगे, और क्योंकि हर विषय के लिए अपना अपना अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, और पर्टिकुलर विषय उस ग्रुप में संचालित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा थोड़ी सी अनुशासन में बिगड़ जाने के कारण से कई लोग लेफ्ट भी हो जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको ध्यान में रखेंगे। और दीदी की आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए और शांति पाठ के लिए रुक्मणी मंछोर दीदी को सादर आमंत्रित करता हूँ। रुक्मणी दीदी। हाँ भैया, वो गांव में हूँ थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा ना डिस्टर्ब रहता है नेटवर्क यहाँ पर। दूसरे को बुला आवाज अच्छी है, अब बोल दीजिए। दूसरे को बुलाइए। जी जी, शीला दीदी को बुला लीजिए, सामने में है शीला दीदी। आइए आभार प्रदर्शन। आवाज खोल लीजिए दीदी। जी ठीक है। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज कम आ रहा है, दूर में है लग रही दीदी। हेलो, आवाज आ रही है? प्रणाम आप सभी को। दीदी जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज बहुत कम है। हाँ, अनक्लियर भी है, कम भी है। आवाज हो। चलिए आप ही कर दीजिए पुरुषोत्तम भाई। जी भैया जी। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप लोगों को पुनः हम इस प्रकार से और भी मिलते जाएंगे। और जो ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि निवेदन किया जा चुका है कि उसमें अपने सुझाव शिकायत जो भी है
उनको प्रेषित करते जाएंगे। और हमारे जो प्रांतीय नेतृत्व हैं, आदरणीय राठौर भैया जी हैं, आदरणीय कुंती दीदी जी हैं, सीपी भैया जी हैं और भी हैं, उन सब का नंबर ग्रुप में है। जिन किसी भी को जैसे व्यक्तिगत संपर्क करना हो तो व्यक्तिगत संपर्क करके भी अपने जिज्ञासा का, अपने प्रश्नों का समाधान ले सकते हैं। आइए शांति पाठ सब मिल करके। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम।